और चलिए एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में नई खेल नीति पर धामी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है और इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई और बैठक में कुल 30 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 28 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। खेल नीति में एक और जहां हर साल प्रदेश भर के 2600 खिलाड़ियों को 2-2 हजार रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ 8 साल की उम्र से ही खिलाड़ियों की पहचान के लिए फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट लागू किया जाएगा। इसके अलावा भोजन माताओं के मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पीआरडी जवानों का मानदेय भी प्रतिदिन 570 रुपए किया गया है। पहले 500 रुपए प्रतिदिन ये मिलता था। राशन डीलर्स का प्रति क्विंटल अंशदान 18 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किया गया है और साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। चिकित्सा विभाग में ऑटो टेक्नीशियन, डॉक्टर और डेंटिस्ट पदों के लिए 2 वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता खत्म की गई है। ये कल कैबिनेट ने फैसले लिए हैं, बड़े फैसले लिए हैं और महत्वपूर्ण फैसले हैं। और आज से देहरादून में उत्तराखंड भाजपा की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक में विधानसभा चुनाव और संगठन के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उत्तराखंड चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, सह चुनाव प्रभारी लॉकेट चैटर्जी के साथ पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और उत्तराखंड में आगामी 2022 विधानसभा इलेक्शन को लेकर भाजपा कार्यकारिणी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में न केवल पार्टी और संगठनों के कार्यक्रम की चर्चा होगी, बल्कि पार्टी के अब की बार 60 के पार लक्ष्य को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। तो कार्यकारिणी की आज बैठक होने जा रही है, बेहद अहम बैठक 2022 चुनाव को लेकर। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट तय करने के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होने जा रही है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में सुबह 9 बजे से कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। करीब 2 घंटे चलने वाली इस बैठक में टिकट की दावेदारी के फॉर्मूले को तय किया जा सकता है। बैठक के बाद कमेटी से प्रदेश कांग्रेस की चुनाव से संबंधित विभिन्न कमेटी के प्रतिनिधि भी मुलाकात करेंगे। जी हां, कांग्रेस प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर टिकट के दावेदारों की सूची तैयार कर रही है। टिकट के दावेदारों के कुछ मानक स्क्रीनिंग कमेटी ने तय किए हैं और इसके तहत टिकट दावेदारों की विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत पकड़, उनके जीतने की क्षमता, कार्यकर्ताओं में पैठ और उसके साथ साथ ही पार्टी के प्रति निष्ठा को परखा जाना है। बीती 19 नवंबर को टिकट तय करने के लिए पूर्व राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक और कांग्रेस का ये इनिशिएटिव जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, जो संभावित उम्मीदवार हैं, उनको स्क्रीन करने की और उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके जो पैमाने हैं, उसका जिक्र अभी भी हमने आपके सामने किया है। आज इसकी बैठक होने वाली है और ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। जाहिर सी बात है, चुनाव के तहत, चुनाव की तैयारियों के तहत 70 विधानसभा सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़े जाने हैं उत्तराखंड की, और वो कौन से 70 कैंडिडेट होंगे कांग्रेस के, इसको लेकर मंथन और बातचीत और प्रक्रिया का दौर आज से शुरू होने जा रहा है। और सुबह 9:30 बजे बैठक के लिए समय तय किया गया है। कमेटी अध्यक्ष अविनाश पांडे की अध्यक्षता में ये बैठक आज होगी और बैठक में टिकट के दावेदार परखे जाएंगे। जो जिताऊ कैंडिडेट कांग्रेस को महसूस होंगे, उन पर दावेदारी होगी, जिम्मेदारी होगी कांग्रेस को जिताने की। और इस बहुत ही अहम सियासी खबर पर बात करने के लिए देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता पंकज राणा। पंकज, आप स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज सुबह 9:30 बजे होने जा रही है। इसके लिए महासचिव अविनाश पांडे वहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन हरीश रावत का एक बयान मुझे याद आता है। इसमें उन्होंने कहा था कि ये काम स्क्रीनिंग कमेटी का 15 दिसंबर के बाद शुरू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव की तैयारियों पर, उसके बिल्डअप पर असर पड़ेगा। उसके बावजूद भी आज बैठक हो रही है पंकज।
बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही आपने राजेंद्र, क्योंकि देखिए चुनावी तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से और हरीश रावत पूरे प्रदेश भर में दौरा कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार अलग अलग पार्टी संगठन के कार्यक्रम लगे हुए हैं, उसी को देखते हुए हरीश रावत ने ये बात कही थी कि 15 दिसंबर के बाद ये तमाम चीज़ें जो है उसके बाद होनी चाहिए, क्योंकि टिकट का बंटवारा कांग्रेस में 15 दिसंबर के बाद ही होना है और प्रदेश प्रभारी ने ये कहा था कि दिसंबर के एंड तक पहली लिस्ट जारी की जाएगी, यानी कि अभी 1 महीना है कांग्रेस के पास इन तमाम चीज़ों का मंथन करने के लिए। उससे पहले जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, चाहे हम दौरों की बात करें या तमाम बैठकों की बात करें या तो पद यात्रा कांग्रेस के हरीश रावत निकाल रहे हैं, तमाम संगठन के लोग अलग अलग जा रहे हैं, तो उस लिहाज से उन्होंने ये बात कही थी कि 15 दिन बाद इसको किया जाना चाहिए, 15 दिसंबर के बाद। लेकिन उससे पहले बैठक का होना ये कहीं ना कहीं इस रूप में भी देखा जा रहा है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो अपने स्तर से जो तमाम कैंडिडेट हैं, जो संभावित दावेदार हैं, उनको परख लेना चाहती है। अभी हाल ही में पर्यवेक्षकों ने अपने स्तर से तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर बैठकें की थी, तमाम लोगों के नाम लिए थे, तो उस पर किस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की जा रही है। इसलिए भी महत्वपूर्ण देखिए हो जाता है ये राजन जी की, क्योंकि पार्टी ये चाह रही है कि इस बार कैंडिडेट का नाम जल्दी तय हो जाए और जो पार्टी कैंडिडेट होंगे उनको अपने क्षेत्र में काम करने का मौका मिल जाए। हालांकि वो पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि संगठन में बड़ी बारीकी से इन चीज़ों को परखा जा रहा है, सरकार यदि बनानी है तो ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो जनता के बीच में पकड़ बनाना हो और जो एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के लोगों के बीच में, भाजपा के विधायकों के लिए है, उस एंटी इनकम्बेंसी को जनता के बीच में ले जाया जा सके, उनकी नाराजगी किस तरह से बीजेपी विधायक के खिलाफ है, उन तमाम चीज़ों को ले जाया जा सके, इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की जा रही है। हालांकि आज कैंडिडेट को लेकर बहुत ज़्यादा मंथन नहीं किया जाना है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में वो तमाम चीज़ें परखी जाएंगी कि जो संभावित दावेदार हैं, जो लोग दावेदारी कर रहे हैं, जो नाराज हैं, जो नाराज होंगे उनको कैसे मनाया जाना है, क्योंकि एक एक सीट पे 6-6 लोग दावेदार हैं, 7-7 लोग दावेदार हैं, उन 7-7 लोगों को मनाना होगा, टिकट सिर्फ एक को ही मिलना है। तो ये तमाम चीजें इस बैठक में की जाएंगी। अब 9-9:30 बजे बैठक कांग्रेस मुख्यालय में होगी। आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को लेकर मंथन नहीं होगा, लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स हैं उन पर मंथन जरूर होगा और इसके कारण ये है कि पार्टी जल्दी से जल्दी कैंडिडेट्स फाइनल कर लेना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका। वहीं देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने मंत्रियों के आवास के बाहर धरना दिया। तीर्थ पुरोहितों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग अब नहीं मानी गई तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं तीर्थ पुरोहितों के धरना प्रदर्शन के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल उनसे मिलने पहुंचे और तीर्थ पुरोहितों से विरोध प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने साफ कर दिया है कि जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं किया जाता, तीर्थ पुरोहित शांत नहीं बैठेंगे। तो ये आप देखिए विरोध प्रदर्शन तीर्थ पुरोहितों का, और गंगोत्री धाम के पुरोहित भी आप देख सकते हैं उनको यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों को आश्वासन दिया गया है सुबोध उनियाल की ओर से, लेकिन उनका ये कहना है कि नहीं, जब तक बोर्ड को भंग नहीं किया जाता तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कृषि कानून वापस लेने के बाद ये मांग और ज्यादा बढ़ गई है राजेंद्र, क्योंकि तीर्थ पुरोहित चाहते हैं कि कम से कम अब देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए, उनके अधिकार उनको मिले। सरकार की मंशा पे पूरी शंका इसलिए है कि जो इन्होंने हाई पावर कमेटी बनाई उसमें हमारे सदस्य नहीं रहे। दूसरा जो है, मनोहर कांत ध्यानी जी ने चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की जो पंचायतें हैं, समितियां हैं, उनके पक्ष को नहीं जाना है। आज तक हमें कोई लिखित और मौखिक रूप से हमारी समितियों को आमंत्रित नहीं किया गया कि अपना पक्ष रखें, और इन्होंने अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। तो इसलिए हमको लगता है कि ये पूरी सरकार के इशारे पे समिति बनी है और जो सरकार चाहती है या जो दिल्ली में स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, उस स्क्रिप्ट के अंश ही इस हाई पावर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी रिपोर्ट में शामिल। वहीं पुरोहितों के धरने को लेकर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। सुबोध उनियाल का आरोप है कि पुरोहितों के धरने में विपक्ष की साजिश है, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने भी पलटवार किया। चुनाव सामने है, हमेशा चुनाव सामने होता है तो विपक्षी दल खाली तो नहीं बैठते हैं, वो अपनी दुकान चलाने के लिए कहीं ना कहीं उनके षड्यंत्र में तो शामिल रहते ही है कि कुछ ना इस तरह की चीज़ों का फायदा उठाया जाए। लेकिन सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और सरकार तीर्थ पुरोहितों के प्रति संवेदनशीलता के साथ रहते हुए जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे वार्ता भी थी केदारनाथ में, और जिस तरह से आदरणीय जब प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने उनका प्रधानमंत्री जी के स्वागत में पूरा उनका कोऑपरेशन रहा, उस हिसाब से सरकार उनके साथ संवेदनशील है और बहुत जल्द 30 तारीख तक निर्णय ले लेगी। कांग्रेस ने सदन में भी इसका विरोध किया और सदन के बाहर भी तीर्थ पुरोहितों के साथ कांग्रेस के लोग खड़े रहे हैं, और हम आज भी तीर्थ पुरोहितों के साथ हैं।
लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर रही। इसको कानूनी रूप देने का काम किया है, जिसका तीर्थ पुरोहित पूरी ताकत के साथ विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़ी है। और हमने कहा है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो हम तीर्थ पुरोहितों से, स्थानीय लोगों से, हकदारियों से संवाद स्थापित करेंगे और इनकी भावनाओं के अनुरूप कदम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो देवस्थानम बोर्ड पर पुरोहितों के आंदोलन को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है और इसीलिए पुरोहितों को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। विचार कर रही है सरकार ने, कमेटी की वो किया है, तो मुझको लगता है कि सरकार कोई अच्छा निर्णय लेगी और जो कमेटी की हमारी रिपोर्ट है उसको आने दीजिए, एक बार देखने दीजिए, उसके बाद ही कोई आंदोलन करने का औचित्य बनता है। मुझे लगता है कि सरकार के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं 2022। चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय का फिर छलका दर्द, पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा उनके साथ हो रही है नाइंसाफी, इसीलिए पार्टी कार्यक्रम से खुद को किया अलग। बहू के लिए टिकट मांगकर अपनी ही पार्टी के निशाने पर आए वन मंत्री हरक सिंह रावत। भाजपा विधायक दिलीप रावत ने कहा भाजपा में परिवार के लिए टिकट मांगना अनुशासनहीनता है। हरक सिंह रावत ने लैंसडाउन से पुत्रवधू के लिए मांगा है पार्टी से टिकट। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश सरकार के खिलाफ निकाली पद यात्रा। कोटद्वार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। प्रदेश के बदतर हालातों के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार बताया। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने की अपने वोट अपना गांव मुहिम की शुरुआत। उत्तराखंड के लोग राज्यसभा सांसद ने की अपील। उत्तराखंड के लोगों से राज्यसभा सांसद ने अपील की अपने गांव में ही रहकर लोग बनवाएं अपना वोट और वहीं पर करें वोटिंग। काशीपुर में भाजपा ने किया प्रबुद्ध जन सम्मेलन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने 2022 में दोबारा सरकार बनाने का दावा किया। के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आम आदमी पार्टी ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर उनकी राजनीतिक स्थिरता वाली पोस्ट को लेकर निशाना साधा है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री फेस कर्नल कोटियाल ने हरीश रावत पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के बयान से लगता है कि कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है। और कोटियाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ना तो अपनी सरकार में प्रदेश के लिए किए गए काम गिना सकती है और ना ही विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका सही से अदा की, जिसकी वजह से हरीश रावत राजनीतिक स्थिरता जैसी बातें कर रहे हैं और विधान परिषद की मांग कर रहे हैं। तो कर्नल अजय कोटियाल ने प्रहार किया है हरीश रावत पर और कहा है कि वो पहले ही ऐसा लगता है हार मान चुके। उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे सीनियर जो लीडर हैं श्री हरीश रावत जी, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि उत्तराखंड में विधान परिषद के जरिए इसमें अपना विधानसभा में जाने का तरीका होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ये चीज़ कन्वे करता है कि किस तरीके से बगैर जनता के सामने जाए, बैकडोर एंट्री का तरीका बनाया जाए। अब हो क्या रहा है कि कांग्रेस में इतनी टूट फूट हो गई है, कांग्रेस में आपस में नेताओं को ये लगता है, सीनियर नेताओं को खासकर, कि कौन जूनियर हमको हराने की कोशिश करेगा। उनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है, काम वो कर नहीं पाए हैं जनता के सामने जा कर के बोल सकें ताकि कि हमको इस बार मौका दिया जाए। तो ये तरीका बनाने का जो उन्होंने करा है, ये साफ बता रहा है कि कांग्रेस बुरी तरह डरी हुई है, कांग्रेस हार रही है और एक विपक्ष के तौर पे जो कांग्रेस का फर्ज था 4.5 साल पे वो निभा नहीं पाई। उत्तराखंड के उधर पूर्व सीएम हरीश रावत के विधानसभा क्षेत्र में किसानों का प्रदर्शन हुआ। किसान त्रिवेंद्र रावत की फ्लिट के आगे आ गए और प्रदर्शन करने लगे। दरअसल त्रिवेंद्र रावत डोईवाला शुगर मिल के पिराई सत्र का शुभारंभ करने पहुंचे थे और इसी दौरान किसान वहां पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। किसान मांग कर रहे हैं कि गन्ने का समर्थन मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। पर 1 किलो की खरीद
और चलिए अब वक्त हो गया यूपी और उत्तराखंड में नेताओं के चुनावी दौरे पर एक नजर डालने का। तो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि कौन से नेता का आज कहां का दौरा रहने वाला है। बिल्कुल और बिल्कुल राजवेंद्र जी, चुनावी समर है और ये वो वक्त है जब नेताजी जनता के बीच ज्यादा दिखाई देते हैं और नेताजी की व्यस्तता भी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। और हो भी क्यों ना, चुनाव ही तो तय करता है नेता की किस्मत। ओवर टू यू राजवेंद्र। तो बताएं आपको कि आज जो चुनावी दौरे रहने वाले हैं वो कई जगहों पर हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, विधानसभा चुनाव बेहद पास है और ऐसे में तमाम अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता अब दौरों पर निकल रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं और जो विपक्ष में है वो सरकार की खामियां बता रहा है। वोट बैंक एक तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ कई ऐसे बड़े मुद्दे जिस पर जनता से राय ली जा रही है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो और इसके साथ साथ वो तमाम अहम मुद्दे जिसको लेकर कहीं ना कहीं इस वक्त में जनता में भी नाराजगी है या संशय की स्थिति है, उस पर विपक्ष की तरफ से बात की जा रही है। लेकिन जब सरकार के मंत्री जनता के बीच पहुंचते हैं, जब बीजेपी के नेता जनता के बीच पहुंचते हैं तो वो अपनी उपलब्धियां रखते हैं और इसी कड़ी में अलग अलग जगहों पर, चाहे उत्तर प्रदेश की आप बात कर लें या उत्तराखंड की बात कर लें, वहां पर नेता दौरे पर निकल रहे हैं, अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। लेकिन नेताओं के आज दौरे कहां रहेंगे वो हम आपको बताएंगे और चलिए सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी राजेंद्र का, जो आपको बताएंगे कि आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किन नेताओं के दौरे हैं। आज से 2 दिवसीय कानपुर दौरे पर आ रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरमोहन सिंह यादव की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह चकेरी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को रिसीव करेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री। इसके अलावा निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद आज देवरिया दौरे पर पहुंचेंगे। देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा के नाथ बाबा मंदिर कैंपस में आयोजित जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे संजय निषाद। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज गोंडा दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे गोंडा पहुंचेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। सुबह 11:15 बजे मां विंध्यवासिनी फिलिंग सेंटर का वो उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इधर भाजपा कार्यालय में पूर्व जनप्रतिनिधियों एवं पूर्व जिलाध्यक्षों के साथ वो बैठक भी करेंगे। और इसके अलावा मथुरा दौरे पर रहेंगे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। 3 दिवसीय दौरे पर दोपहर 12:30 बजे वृंदावन पहुंचेंगे श्रीकांत शर्मा। भाजपा के सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में वो शामिल भी होंगे। धन्यवाद राजेंद्र ये बताने के लिए कि आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कहां पर किन नेताओं के दौरे होने वाले हैं। लेकिन अब हम बताएंगे कि आज कहां पर चुनावी सरगर्मियों के बीच नेताजी के फिट और हिट रहने का फॉर्मूला है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है तो जाहिर तौर पर नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती भी है। लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट है, यानी जो फिट है वो हिट है। हम बात उन नेताओं की कर रहे हैं जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बीच अपने आप को फिट रखते हैं, लेकिन फिट रहने के लिए वो करते क्या है। तो आज हम आपको दिखाएंगे जालौन के कालपी सीट से भाजपा विधायक नरेंद्र पाल सिंह जादौन के फिट रहने का हिट फॉर्मूला। हमारी दिनचर्या है 4:30 बजे हम चारपाई छोड़ देते हैं। इसके बाद फ्रेश होने के बाद घूमने जाते हैं पौन घंटा। इसके बाद पौन घंटा हम योगा करते हैं। योगा करने के बाद आधा घंटा हम अपने वृक्ष बंधुओं को की सेवा करते हैं। इसके बाद नहा धो के फिर तैयार होकर बैठ जाते हैं। ये हमारी दिनचर्या है। ये ऐसा है कि राजनीतिक जीवन में खासतौर से जनप्रतिनिधि के लिए खाना का बहुत वो नहीं होता, नियम संयम नहीं कर पाते। लेकिन सुबह हम अपना चना और मूंग और ये सब अंकुरित लेते हैं, 1 सेव लेते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट लेके अपना 1 कप सुबह काढ़ा पीते हैं। दिन भर अपना फिट रहते हैं। तो
देखा आपने कैसे नेताजी अपने आप को फिट रखते हैं, उनका फॉर्मूला क्या है। जल्दी जगते हैं, 4:30 बजे वो जग जाते हैं और इसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि बेहतर खाना खाते हैं। उनका फोकस होता है कि वो एक्सरसाइज के साथ साथ राजेंद्र अच्छा खाए भी, और यही उनका फिट फॉर्मूला है।